नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग आज देखते हैं एक और बहुत महान व्यक्ति के बारे में जिनका चित्र आपके सामने दिया हुआ है। आइंस्टीन। क्या कहना था इनका भाई। और इनके आईक्यू लेवल का तो जवाब ही नहीं। तो इनके जीवन चरित्र के बारे में पूरे डिटेल से हम लोग एक एक चीज आप सुनिएगा, मैं आपको सुनाऊंगा। बड़ी मुश्किल से एक कहानी को इनके जो जीवन चरित्र पर आधारित है, ढूंढ के लाया हूं। तो चलिए समय न गवाते हुए आपको मैं इनके जीवन के बारे में छोटी-छोटी चीज़ें बिल्कुल बारीक से बताऊँगा। ठीक है? थोड़ा-सा बड़ा अगर वीडियो हो जाएगा तो दूसरे पार्ट में कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो ये हैं आइंस्टीन भाई। और चलिए इनके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो है अब भूमिका देखते हैं। जो इस लेखक ने लिखा हुआ है तो उस भूमिका में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में आप देखिएगा। और बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है। संसार के अनेक महापुरुष, राजनेता, वैज्ञानिक महात्मा गांधी को अपना गुरु व आदर्श मानते थे। आइंस्टीन उनमें से एक थे। उन्होंने अपने कक्ष में 3-4 महापुरुषों की तस्वीरें लगा रखी थीं। उनमें से एक महात्मा गांधी की थी। महात्मा गांधी तो वाक़ई कमाल के व्यक्ति थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कुछ लोग गांधी जी की बुराई करते हैं, तो वो गांधी जी को सही से समझ नहीं पाए। जिस दिन समझ जाएँगे, तो वो भी गांधी जी के भक्त हो जाएँगे, इसमें दो राय नहीं है। आइंस्टीन जैसे लोग गांधी जी की तारीफ़ करते थे, तो वाक़ई दमदार व्यक्ति थे महात्मा गांधी। उन्हें आशा थी कि दुनिया महात्मा गांधी के विचारों पर चलेगी तथा इससे दीर्घकालिक मतलब लंबे अवस्था तक एक शांति स्थापित होगी। आइंस्टीन के जीवन को अनेक भारतीय महापुरुषों ने प्रभावित किया, जिसमें से एक नाम था सत्येंद्रनाथ बोस नामक युवक। वैज्ञानिक ने आइंस्टीन के उन समीकरणों का हल निकाला जिन्हें हल करने में आइंस्टीन स्वयं कठिनाई का अनुभव कर रहे थे। आज भी विज्ञान के क्षेत्र में बोस आइंस्टीन गॉड पार्टिकल जो है उसमें इनका नाम है भाई, समीकरणों को पढ़ते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से लंबी सार्थक चर्चा करने वाले आइंस्टीन को पंडित जवाहरलाल नेहरू से बड़ी उम्मीदें थी। वे मानते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की विश्व राजनीति में पंडित नेहरू की अहम एवं प्रभावी भूमिका होगी। वे भारत पर चीन के भावी आक्रमण के प्रति आशंकित थे। उन्हें लगता था कि चीन भारत पे आक्रमण कर देगा। आइंस्टीन का जीवन अत्यंत जटिल रहा। उनके जटिल समीकरणों से बहुत ज़्यादा जटिल। लेकिन चौथे आयाम को ढूँढने वाले आइंस्टीन का जीवन बहुत बहुआयामी था। बचपन में बुद्धू बालक जिसने ना तो माता-पिता को कोई अपेक्षाएँ थी जिससे न शिक्षकों को। पारिवारिक व्यवसाय का चौपट हो जाना, माता-पिता जैसा पढ़ाना और बनाना चाहते थे, वह न बन पाना। पढ़ाई पूरी पूरी करने के पश्चात बेरोज़गारी के दौर में ऐसी घटनाएँ जिनसे अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी टूट जाता है, इनमें से एक ही कारण जीवन को निराशा से परिपूर्ण करने के लिए पर्याप्त होता है, पर आइंस्टीन निराश नहीं हुए। पेटेंट कार्यालय में तीसरी श्रेणी के क्लर्क जैसी नौकरी से प्रारंभ करके आइंस्टीन ने सैद्धांतिक भौतिकी में धमाकेदार शुरुआत की। निश्चय ही जब उन्होंने नए-नए सिद्धांत विद्वान जनों के समक्ष रखे होंगे तो कैसी तीव्र प्रतिक्रिया रही होगी, इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। वर्णन में कलम की शक्ति अपर्याप्त सिद्ध हो जाती है। आम तौर पर महापुरुषों के जीवन में उनकी पत्नी प्रेरणा का स्रोत रहती हैं, पर अपनी पहली पत्नी मिलेवा से आइंस्टीन को 2 बेटों और झगड़े के सिवा कुछ न मिला। उनका एक-एक काम कई-कई नोबेल पुरस्कारों के लिए प्राप्त था, पर उन्हें नोबेल पुरस्कार डेढ़ दशक से काफ़ी ज़्यादा समय बाद मिला। नोबेल पुरस्कार ऐसा सम्मान है जिसके घोषित होते ही पूरे देश में धूम मच जाती है और विजेता को हाथों हाथ लिया जाता है। पर आइंस्टीन इस अवसर पर ऐसे विवाद में घिर गए कि वे पुरस्कार लेने स्वयं तक नहीं जा सके। जर्मनी व स्विट्जरलैंड उन पर अपना अधिकार जमाने लगे और पुरस्कार प्राप्त करने तथा आइंस्टीन को उसे सौंपने के लिए दोनों में बंदरबाट हो गई। देखा भाई, आइंस्टीन जर्मनी कहता था हमारे हैं, स्विट्जरलैंड कहने लगा हमारे हैं। आइंस्टीन भारत में पैदा तो नहीं हुए, पर उनका ज़्यादातर दर्शन भारतीयों से प्रभावित था। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में अनेक विवादों व विडंबनाओं का सामना किया था। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बार युद्ध टालने की कोशिश की और जरासंध के साथ युद्ध से बचने के लिए मथुरा राज तक त्याग किया था। पर जब द्रौपदी ने उन्हें अपनी शपथ याद दिलाते हुए शांति दूत बनने से रोका, तो उन्होंने कहा कि शांति के लिए बुराई को मिटाना ज़रूरी है
और उसके लिए युद्ध अनिवार्य है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आइंस्टीन ने युद्ध का पुरजोर विरोध किया। जब उनके साथी वैज्ञानिक देश प्रेम से ओत-प्रोत होकर जर्मन सेना के लिए वैज्ञानिक कार्य कर रहे थे, तब आइंस्टीन सिद्धांतिकी भौतिकी के कार्य में जुटे थे। इस कारण उन पर देशद्रोही होने का आक्षेप भी लगाया गया। बाद में आइंस्टीन ने दुनिया भर में शांति प्रयासों के अंतर्गत आह्वान किया कि लोग सेना में ना भर्ती हों और ना ही सेना से संबंधित कार्य करें। उनका मानना था कि सैनिक शक्ति ही राजनीतिज्ञों के अहम को बढ़ाती है और वही युद्धों का मूल कारण है। पर जब हिटलर के अत्याचार बढ़ने लगे, तो आइंस्टीन को लगा कि इस मानवीय बुराई के लिए तो युद्ध ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने परमाणु की विनाशिक शक्ति को भांप लिया और यह प्रयास किया कि इससे पूर्व जर्मनी के पास यह शक्ति पहुंचे, अमेरिका इसका इस्तेमाल करे और बुराई का समूल नाश कर दे। आइंस्टीन सारी दुनिया के होना चाहते थे, वे समस्त मानवता के हित में प्रयास करना चाहते थे। सभी का होने का अर्थ यह नहीं कि अपनों से दूर रहना। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी यहूदियों के लिए हर संभव प्रयास किया। मैं आपको बता दूं, आइंस्टीन एक यहूदी थे और जैसे मार्क जुगरबर्ग। यही कारण था कि सारी दुनिया आइंस्टीन का सम्मान करती थी, पर यहूदी उनकी पूजा करते थे। उनका उदाहरण उन विकलांग राजनेताओं के लिए विशेष रूप से अनुकरणीय है, जो उच्च पदों पर पहुंचने के बाद विकलांगों के हक में बोलने या स्पष्ट रूप से कुछ करने में परहेज करते हैं। आइंस्टीन के सिद्धांतों के प्रकाश में आने के बाद दुनिया के बारे में मान्यता ही बदल गई। ईश्वर के अस्तित्व के बारे में भी प्रश्न चिन्ह लगने लगे, पर आइंस्टीन ने धर्म के अस्तित्व को कभी नहीं नकारा। देखिए दोस्तों, क्या बात थी बंदे की कि उसके सिद्धांतों के आधार पर लोग कहने लगे कि ईश्वर के अस्तित्व पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसने नहीं नकारा। आइंस्टीन का जीवन दुखमय रहा। उन्हें बीमारी के अनेक थपेड़े झेलने पड़े। उनका पहला वैवाहिक जीवन असफल रहा। अपने पुत्रों का विक्षोभ उन्हें सहना पड़ा। उनकी दूसरी पत्नी भी उस समय चल बसी जब व्यक्ति को जीवन साथी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उनके नाते रिश्तेदार दर-बदर होते रहे और उन्हें भी अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। पर इन दुखों ने उनके जीवन को कुंदन की तरह चमकाया। वे अंतिम समय तक कल्याणकारी कार्यों में जुटे रहे। उन्होंने ऐसे कार्य किए जिन पर आगे कार्य करके वैज्ञानिक, डॉक्टर, फेलोशिप, अन्य पुरस्कार पाते रहे। उनके व उनके काम के बारे में लिखकर लेखक, फेलोशिप, रॉयल्टी तमाम लाभ पाते रहे। आइंस्टीन को बच्चों और छात्रों, गरीबों से बहुत प्यार था। वे उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते। वे उनके लिए कार्य करने के आविष्कारी तरीके ढूंढते रहते। अपने हस्ताक्षरों, फोटो, शोध पत्र, संदेशों को भेजकर उन्होंने इन लोगों के लिए आवश्यक साधन जुटाए। बहुत से लोग समय से पूर्व ही सोच लेते हैं, इस कारण आम लोग उनकी बात समझ नहीं पाते। ऐसे जटिल समस्याओं के विभिन्न पहलुओं को मन ही मन समझ तो जाते हैं, पर उन्हें शब्दों में व्यक्त करना या तो कठिन हो जाता है या उचित शब्दों के अभाव में बात अस्पष्ट रह जाती है। कई बार वे परिस्थितियों के मद्देनजर पूरी बात स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते। इस कारण उनकी बात गलत या अटपटी लगती है। आइंस्टीन के जीवन की विचित्रताएं इसी कारण थीं। यही कारण था कि उनकी बातों पर उस समय अक्सर विवाद खड़ा हो जाता था। लेकिन आज दुनिया उनकी बातों को काफ़ी हद तक समझ पा रही है। यानी उस समय जो उनकी बातों को लोग समझ नहीं पाया करते थे। यह लगभग वैसे ही है जैसे युवावस्था में अधेड़ होने पर लोग अपने माता-पिता या गुरुजनों की बात याद करके पछताते हैं कि अगर उस समय उनकी बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। आइंस्टीन न्यूटन के समतुल्य वैज्ञानिक थे। ब्रूनो एवं गैलीलियो की तरह साहसिक सादगी में महात्मा गांधी के जैसे यहूदियों के मसीहा श्री कृष्ण की तरह कर्मयोगी थे। उनका एक-एक गुण उन्हें महान बनाने के लिए पर्याप्त था। उनके जीवन के एक-एक पहलू पर हजार-हजार प्रश्न लिखे जा सकते हैं। मुझ जैसे तुच्छ लेखक ने उनके तमाम गुणों का सारांश इस पुस्तक में समेटने का विनम्र प्रयास किया है। ठीक है भाई, ये जो किताब लिख रहे हैं, उनका कहना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये किताब जो है आइंस्टीन के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने में बहुत अच्छी भूमिका निभाएगी और आपको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा।
तो जर्मनी में बिचाऊ एक छोटा-सा शहर है जो उल्म शहर व कांस्टेंस झील के मध्य स्थित है। 1577 ईस्वी से ही यहाँ पर यहूदियों की बड़ी आबादी बस गई थी। उन्होंने यहाँ अपना सम्मानजनक स्थान भी बना लिया था। पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी समृद्धि भी बढ़ती चली गई। यहूदियों में अपने परिवार को दर्ज कराने का एक रिवाज है। इन पारिवारिक रजिस्ट्रों से खानदानों के इतिहास की जानकारी मिल जाती है। इन रजिस्ट्रों के अनुसार बुचाऊ शहर में एक आइंस्टीन परिवार सदियों से रह रहा था और इस वंश का नाम सन 1750 के रजिस्टर में भी दर्ज। इस वंश के एक सज्जन का जन्म 1759 में हुआ। उन्हें विख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के परदादा कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ था। उनके पुत्र का नाम अब्राहम आइंस्टीन और उनका जन्म 1808 में हुआ। अब्राहम आइंस्टीन का विवाह हेलन मूस के साथ हुआ। उनके पुत्र का नाम हुआ और 30 अगस्त 1847 को हेलन ने हरमन आइंस्टीन को जन्म दिया। हरमन के जन्म के 19 वर्ष बाद यानी 1866 में अब्राहम आइंस्टीन व उनका परिवार बचाऊ शहर के उत्तर में 30 मील दूर उल्म शहर में आकर रहने लगा। यहीं पर 1876 में 29 वर्ष की अवस्था में हरमन का विवाह पालिन कोच नामक युवती से हुआ। युवा विवाह के समय पालिन की आयु मात्र 18 वर्ष थी। पालिन कोच का जन्म कस्टार्ड में हुआ था। कोच परिवार भी यहूदी था और उस इलाके में एक शताब्दी से भी अधिक समय से रह रहा था। इस परिवार के कई लोग अनेक जगहों पर रह रहे थे। कुछ स्विट्जरलैंड में थे तो कुछ बावरिया में। आइंस्टीन परिवार खेती से कभी जुड़ा नहीं रहा, पर वह जमीन से अवश्य जुड़ा रहा। हरमन को सुदूर स्थित पहाड़ी, झीलें, वादियां अत्यंत प्रिय थीं। उन्हें स्वादिष्ट भोजन, बढ़िया शराब पसंद थी। पति-पत्नी अक्सर दूर-दूर तक घूमने निकल जाते थे और बेहतरीन रास्ते तलाशते थे। हरमन अत्यंत बुद्धिमान, समझदार, मित्रवत व्यवहार वाले व्यक्ति थे। मोटी, घनी मूछें रखने वाले हरमन आइंस्टीन आराम तलब जीवन पसंद करते थे और एक आशावादी व्यक्ति थे। पालिन कोच एक अच्छे नाक नक्श वाली महिला थी। उनका माथा चौड़ा, बाल घने थे। वे एक समृद्ध घराने में जन्मी थी। उनके पिता अनाज का व्यापार करते थे। अदालत द्वारा नियुक्त सर्वेयर भी थे। उन्हें संगीत अत्यंत प्रिय था। अपने पति की अपेक्षा उनकी जर्मन साहित्य पर ज्यादा अच्छी पकड़ थी। सन 1877 में हरमन ने उल्म में विद्युत उपकरणों का एक कारखाना लगाया और उसके लिए उन्हें अपने समृद्ध ससुराल वालों से आर्थिक सहयोग लेना पड़ा। यह कारखाना शहर के कैथेड्रल स्क्वायर के दक्षिणी इलाके में था। पति पत्नी अपने कारखाने से कुछ 100 गज दूर 4 मंजिले एक अपार्टमेंट में रहते थे। सन 1577 से यहूदी बिचाऊ शहर में प्रतिष्ठित है। उनकी समृद्धि बढ़ती रही। हिटलर के शासन में 1938 में उनकी समृद्धि से ईर्ष्यालु नाजियों ने यहूदियों का सामूहिक नरसंहार किया, पर यहूदियों का उसमें भी समूल नाश नहीं हो पाया और सन 1968 तक आइंस्टीन का परिवार अस्तित्व वहां बना रहा। इसी वर्ष सिगबर्ट आइंस्टीन का देहांत हुआ। उसके बारे में स्थानीय अखबार ने लिखा कि वह बुचाऊ शहर का अंतिम यहूदी था। हरमन अपनी युवा पत्नी पॉलिन के साथ जिस अपार्टमेंट में रहते थे, वह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों की वायुसेना की बमबारी में ध्वस्त कर दिया गया। आइंस्टीन परिवार यहूदी अवश्य था, पर अपनी धार्मिक परंपराओं में बिल्कुल अलग था। यह परिवार स्थानीय प्रार्थना स्थल साइनागोग में शायद ही कभी जाता था, लेकिन ये समुद्री जीवों या विशेष जीवों के मांस से परहेज भी नहीं करते थे। पशुओं को धार्मिक रीति रिवाज के लिए काटे जाने में भी इनकी कोई रुचि न थी, परंतु मांस भक्षण तथा अन्य खाद्य पदार्थ खाने में इन्हें परहेज न था। हरमन को पुराने यहूदी अंधविश्वास व ढकोसले बिल्कुल पसंद नहीं थे। उधर यहूदी अपनी वंश परंपरा अक्षुण्ण बनाए रखना पसंद करते थे। लोग आपस में ही शादियां करते थे। यहूदी अध्ययनशील एवं पठन पाठन पसंद करते रहे हैं। सदा से ही विज्ञान उनका प्रिय विषय रहा है। अनेक यहूदियों ने शरीर विज्ञान, गणित, क्वांटम सिद्धांत, नाभिकीय भौतिकी में दक्षता हासिल की थी। तो आइए आइंस्टीन के जन्म के बारे में देखते हैं हम लोग। 14 मार्च 1879 को आइंस्टीन दंपति के प्रथम संतान ने जन्म लिया। बालक का नाम अल्बर्ट आइंस्टीन रखा। इस प्रथम संतान के जन्म की खुशियां ठीक ढंग से मन भी नहीं पाई थी कि साल भर के अंदर हरमन का छोटा सा कारोबार चौपट हो गया। कारण था हरमन का सद्व्यवहार और आशावादी होना। उन्हें उल्म शहर छोड़ना पड़ा। म्यूनिख आ गए। यहाँ पर हरमन ने अपने भाई जेकब के साथ मिलकर एक छोटा सा विद्युत रासायनिक कारखाना खोला। म्यूनिख शहर बड़ा था। यह बावरिया की राजधानी था। यहाँ पर बड़ी-बड़ी इमारतें थीं और कैथोलिक ईसाइयों का भारी बहुमत था। इस शहर में अनेक चर्च थे। उनमें बजने वाले घंटों की आवाज दूर तक गूंजती थी।
यहाँ की नदी पर 7 पुल थे और समृद्ध कला दीर्घाएँ जगह-जगह पर थी। यहाँ बड़े-बड़े पैमाने पर कला का व्यापार होता था और यूरोप के दूर-दूर के हिस्सों से कला के व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे। हर्मन आइंस्टीन ने म्यूनिख आने के बाद किराए का एक छोटा-सा मकान ले लिया। यहीं पर हरमन, पॉलिन, नन्हा अल्बर्ट रहने लगा। आने के साल भर बाद अल्बर्ट की बहन माजा का जन्म हुआ, जो अल्बर्ट से आयु में मात्र 2 वर्ष छोटी थी। अल्बर्ट ने काफ़ी देर से बोलना सीखा, 9 वर्ष की आयु तक वह धारा प्रवाह नहीं बोल पाता था। माता-पिता अपने बच्चे के प्रति चिंतित रहते थे, उन्हें लगता था कि उनका बच्चा शायद सामान्य ना हो पाए। अल्बर्ट आइंस्टीन डिसलेक्सिया से पीड़ित था, उस समय लोगों को इस रोग के बारे में जानकारी अत्यंत कम थी। डिसलेक्सिया बीमारी है जिसके ऊपर एक फ़िल्म बनी है, आप याद करके कमेंट में लिखिएगा, कौन-सी फ़िल्म बनी थी और बड़ी हिट भी हुई थी फ़िल्म। जिन शिक्षकों ने अल्बर्ट को बचपन में पढ़ाया, उनकी राय में अल्बर्ट एक बुद्धू किस्म का छात्र था, जिसे नहीं के बराबर आशाएँ थीं। जिस स्कूल में अल्बर्ट पढ़ा करता था, उसके प्रधानाचार्य की राय भी कुछ इसी प्रकार की थी। एक बार जब पिता हरमन ने उससे पूछा कि इस बच्चे को आगे चलकर क्या बनना चाहिए, तो उन्होंने तपाक से कहा, "कुछ भी बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यह कहीं भी सफल नहीं होगा।" धीरे-धीरे अल्बर्ट के मन में यह भी बात घर करने लगी कि वह बुद्धू है। वह सामान्य विषयों को छोड़कर असामान्य विषयों के बारे में सोचने लगा। उसे अंतरिक्ष, समय आदि में गहरी दिलचस्पी हो गई। अल्बर्ट ने 5 वर्ष आयु में स्कूल जाना प्रारंभ किया था। पहले 5 वर्ष उसने पास के एक कैथोलिक स्कूल में बिताए। इसका प्रमुख कारण था कि सबसे नज़दीक यहूदी स्कूल बालक की दृष्टि से दूर था और उसमें फीस भी ज़्यादा थी। आइंस्टीन परिवार की धार्मिक भावनाएँ कभी प्रबल नहीं रहीं और माता-पिता को ऐसा नहीं लगता था कि कैथोलिक स्कूल में पढ़ने से अल्बर्ट पर विपरीत असर पड़ेगा। पर इस स्कूल में पढ़ने के दौरान अल्बर्ट को यह एहसास होने लगा कि वह यहूदी है और अन्य बच्चों से भिन्न है। एक बार स्कूल में शिक्षक ने एक बड़ी कील दिखलाई और बताया कि जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, तब उन्हें ऐसी बड़ी-बड़ी कीलों से बाँध दिया गया था। पर ज्यों ही शिक्षक का ध्यान गया कि कक्षा में एक यहूदी बालक भी है, तो उसने विवरण वहीं रोक दिया और यह नहीं बतलाया कि ईसा को सूली पर चढ़ाने वाले यहूदी थे। परंतु इससे कक्षा का वातावरण असहज हो गया था। 5 वर्ष की आयु में अल्बर्ट बीमार पड़ गया और उसे काफ़ी समय तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा था। बच्चे का मन बहलाने के लिए पिता हरमन ने उसे एक कंपास लाकर दिया। अल्बर्ट उसे तरह-तरह से घुमाता, पर कंपास की सुई एक ही दिशा में रहती थी। अल्बर्ट उसके बारे में लगातार सोचता रहा। इससे उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। उसका मस्तिष्क अक्सर अंतरिक्ष की सैर पर निकल जाता था। मात्र 6 वर्ष की आयु में अल्बर्ट ने वायलिन बजाना सीख लिया। विरासत में संगीत था ही, इसलिए कोई कठिनाई नहीं हुई। पर अल्बर्ट संगीत को दूसरी दृष्टिकोण से देखता था। वह संगीत की गणितीय संरचना को समझना चाहता था। उसे वायलिन में अलग ही प्रकार का आनंद आता था। वह धीरे-धीरे वायलिन अल्बर्ट का हमसफ़र बनता चला गया। अल्बर्ट पर उसके चाचा जेकब आइंस्टीन का भी प्रभाव पड़ा। जेकब एक अभियंता थे, इंजीनियर थे जो ध्वनि के क्षेत्र में काम करते थे। उन्होंने अल्बर्ट को अपने अद्भुत तरीके से बीजगणित पढ़ाना आरंभ किया। जेकब ने बताया कि बीजगणित में हम छोटे-छोटे जीवों का आकार करते हैं और उनका नाम आदि हम नहीं जानते। आरंभ में उन्हें एक्स, वाई जैसे नाम देते हैं। जब हम उन्हें पकड़ लेते हैं तो उन्हें सही नाम देते हैं, अर्थात उनका मान उत्तर के रूप में लिख देते हैं। इस प्रकार अल्बर्ट के मस्तिष्क में गणित की रोचक छवि बन गई। वह गणित को सीढ़ियों, रेलगाड़ियों, जहाज़ों के रूप में समझने लगा। अल्बर्ट अपने ननिहाल में भी बहुत प्रभावित हुआ। मामा सीजर उसके घर पर नियमित रूप से आते थे। अल्बर्ट को बहुत प्यार करते थे। मामा के आने से घर का वातावरण बदल जाता था। चहल-पहल बढ़ जाती थी। एक बार सीजर रूस से जर्मनी लौटे। रूस में उनके परिवार के कुछ लोग रहते थे। वे अपने साथ भाप के इंजन का मॉडल लाए थे। उन्होंने यह उपहार अपने भांजे अल्बर्ट को भेंट किया। इस इंजन से अल्बर्ट की कल्पनाशीलता और बढ़ गई। बाद में सीजर का विवाह हो गया। वे एंटियर्प बस गए। वे एक अच्छे व्यापारी थे और अल्बर्ट को उनके यहाँ आने-जाने का अवसर मिलता था। मामा-भांजे के बीच बौद्धिक चर्चा होती रहती थी। उपयुक्त घटनाओं के बावजूद 10 वर्ष की आयु तक अल्बर्ट एक पिछड़ा हुआ, अंतर्मुखी बालक माना जाता था। उसकी रुचि अजीब-अजीब चीज़ों में होती थी। वह आम बच्चों से बिल्कुल अलग किस्म का बच्चा था। तो देखते हैं थोड़ी-सी और अगली घटना उनके बारे में क्या होती है, जब उनको बुद्धू छात्र समझा गया। 10 वर्ष की आयु में अल्बर्ट को ल्यूपोल्ड जिम्नेजियम में पढ़ने के लिए भेजा गया। यह आम स्कूलों जैसा ही था। यहाँ विशेष बात यह थी कि इस शिक्षण संस्थान में कठोर अनुशासन था। अल्बर्ट को यहाँ के शिक्षक फौज के लेफ्टिनेंट जैसे लगते थे। यहाँ पर बच्चों को भय, बल प्रयोग तथा कृत्रिम
अधिकार के प्रयोग से शिक्षित किया जाता था। आमतौर इस प्रकार का कठोर अनुशासन बच्चों की कोमल भावनाओं, आत्मविश्वास, ईमानदारी आदि गुणों की हत्या कर देता है। अल्बर्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अल्बर्ट बचपन से ही डरा-डरा व आशंकित रहने लगा। वह प्रशासन को संदेह की नज़र से देखने लगा। पर यहाँ एक नियम अच्छा था, बच्चों को शंका निवारण के लिए प्रेरित किया जाता था। अल्बर्ट को भी तरह-तरह के प्रश्न पूछने की आदत पड़ गई। बहुत से लोग जिन बातों को सहज ही मान लेते थे, अल्बर्ट उनके बारे में सवाल करने लगा। पर कुल मिलाकर अल्बर्ट को इस स्कूल का वातावरण अप्रिय लगता था। वहाँ पर एक शिक्षक की रुचि प्राचीन सभ्यता के बारे में बताने की ज़्यादा थी और वह अक्सर जर्मनी की बहुत तारीफ किया करते थे। दूसरी ओर अल्बर्ट एक यहूदी युवक मैक्स टालमे से काफ़ी प्रभावित हुआ। वह युवक उस समय चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन कर रहा था। अल्बर्ट अक्सर उससे मिलता रहता था। कालांतर में टालबर्ट ने अल्बर्ट के बारे में एक जगह लिखा था, अल्बर्ट एक बहुत सुंदर लड़का था, जिसके काले बाल थे। अल्बर्ट ने टालमे के साथ भौतिक विज्ञान, गणित जैसे विषयों पे चर्चा आरंभ कर दी थी। टालमे ने अल्बर्ट को विज्ञान विषय पर कुछ उपयोगी पुस्तकें भी दी थीं। अल्बर्ट उन्हें बड़ी रुचि के साथ पढ़ता रहता था। सप्ताह में एक बार वे दोनों मित्र भोजन साथ-साथ किया करते थे और उस समय अल्बर्ट पूरे सप्ताह में एकत्रित शंकाएँ टालमे के समक्ष उड़ेल देता था। अल्बर्ट ने दर्शन की विषय की पुस्तकों का भी अध्ययन किया। केंट उसे सबसे प्रिय दार्शनिक लगते थे। उसने डार्विन के सिद्धांत का भी अध्ययन किया। चूँकि उसकी रुचि गणित में पहले से ही जागृत हो चुकी थी, अतः उसने जीव विज्ञान को भी गणित के पैमाने पर तोलना आरंभ किया। पर शीघ्र ही उसने पाया कि जैविक प्रक्रियाओं का गणितीय सूत्र निकालना संभव नहीं है और फिर उसने अपना ध्यान अजैविक वस्तुओं की ओर मोड़ दिया। इस एक कारण का कारण यह भी था कि जीवित वस्तुओं का दैनिक जीवन उसे बहुत सरल लगता था। उसमें उसे जटिल भौतिकी या गणित दिखलाई नहीं देती थी। परंपरागत चीज़ों में अल्बर्ट की रुचि नहीं के बराबर थी। दार्शनिक मामलों में आम आदमी जिन बातों को सहज ही मान लेता है, अल्बर्ट उन पर न सिर्फ सवाल करने लगा, वरन उनमें गणितीय समीकरण तलाशने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर आइंस्टीन परिवार का कारोबार एक बार फिर चौपट हो गया। उनके शहर छोड़ने की नौबत आ गई। इस बार उन्होंने अल्प्स की पहाड़ी के उस पार मिलान में बसने का फैसला किया। हरमन के ससुराल वाले सहायता के लिए आगे आए। कोच परिवार का एक हिस्सा जिनेवा में रहता था, अतः यह निर्णय हुआ कि हरमन अपना कारोबार अब उनकी देखरेख में आरंभ करे। सन 1894 में हरमन अपनी पत्नी व बेटी को लेकर नई जगह चले आए। अल्बर्ट को छात्रावास भेज दिया गया। दूर के एक रिश्तेदार को उसकी देखरेख की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अपेक्षा थी कि अल्बर्ट डिप्लोमा प्राप्त कर ले ताकि उसे विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाए। पिता हरमन की इच्छा थी कि अल्बर्ट आगे चलकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने, पर अल्बर्ट के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। परिवार दूर जाते ही अल्बर्ट की हरकतें बड़ी विचित्र हो गईं। गणित के शिक्षक ने उसकी शिकायत की और रिपोर्ट में लिखा कि अल्बर्ट कक्षा में पढ़ाते समय ऐसे-ऐसे प्रश्न करता है जिससे अन्य बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाती है। दूसरी ओर डॉक्टर ने उसकी जांच करके राय दी कि वह नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गया है, उसे अपने परिवार के साथ रहने के लिए भेज देना चाहिए। परिणाम स्पष्ट था, अल्बर्ट बिना डिप्लोमा पाए उनके माता-पिता के पास भेज दिया गया। वहाँ पर उसे इतावली लोग मिले, ये लोग जर्मनों से बिल्कुल भिन्न थे। उसे इतावली लोग ज़्यादा सभ्य लगे। शिक्षा में व्यवधान की अवधि समाप्त हुई और अल्बर्ट ने मिलान स्थित स्विस स्कूल में जाना प्रारंभ किया। जब वह 15 वर्ष का था और अपनी कक्षा के छात्रों से उम्र में 2 वर्ष बड़ा भी था, पिता हरमन की आर्थिक परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह अल्बर्ट की ओर से भी चिंतित रहने लगे। एक बार उन्होंने अल्बर्ट को बुरी तरह डांटा भी और कहा कि फिजूल के दर्शन शास्त्र के चक्कर में मत पड़ो। इस उपयोगी व्यवसाय इलेक्ट्रिक इंजीनियर की ओर ध्यान दो। उस समय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए डिप्लोमा आवश्यक था। इसका एक रास्ता ढूंढा गया। उस समय ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल था, जो जर्मन के बाहर और मध्य यूरोप में सबसे अच्छा टेक्निक स्कूल माना जाता है। इसमें प्रवेश के लिए डिप्लोमा अनिवार्य नहीं था, केवल प्रवेश परीक्षा पास करनी होती थी। पर एक समस्या थी। सन 1895 में अल्बर्ट की आयु मात्र 16 वर्ष थी और उक्त पॉलिटेक्निक स्कूल में प्रवेश की सामान्य आयु 18 वर्ष थी। अब सोचने वाली बात है कि बात हम लोग कर रहे हैं 1895 में। वहाँ उस समय शिक्षा का स्तर क्या था कि 1895 जब हमारे यहाँ हाई स्कूल का 8 पास लोग तहसीलदार और एसडीएम का सरकारी मास्टर बन जाते थे, यानी डिप्लोमा शब्द नहीं जानते थे। उस समय बताइए वहाँ के स्कूलों में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहे थे। वहाँ के विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आपको डिप्लोमा चाहिए था।
तब आपको विश्वविद्यालय में एंट्रेंस मिलेगा। और हम लोग बात कर रहे हैं उनके बराबरी के लिए। आज भी उसके समय का अनुमान लगा 120 साल बाद भी हम लोग अब उस उनके 120 साल की भी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए उनके शिक्षा का स्तर क्या है। परंतु फिर भी यह फैसला किया कि अल्बर्ट को वहीं भेजा जाए। जिन दिनों अल्बर्ट घर पर था, उन दिनों उसने कठिन विज्ञान विषयों पर लगातार चिंतन किया। मात्र 16 वर्ष की आयु में उसने विद्युत चुंबकत्व जैसे विषयों के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। अल्बर्ट अदृश्य विषयों जैसे अंतरिक्ष, विद्युत चुंबकत्व के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहता था। उसने इस संबंध में अपने मामा को भी पत्र लिखा। उसने चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, लचीलेपन आदि पर अपने विचारों को कलमबद्ध भी किया। 16 वर्ष की आयु के किशोर के मस्तिष्क से निकले विचार अनोखे थे। उस समय उन्हें समझने वाला कोई नहीं था। अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहे, उस समय तो जाने दीजिए आप। इन सब विचारों के बीच अल्बर्ट का यह भी समझ रहा था कि उसके परिवार को उससे बहुत उम्मीदें हैं, पर उसका यह भी मानना था कि वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कभी नहीं बन पाएगा। अब आते हैं आगे, देखते हैं उनकी शिक्षा के बारे में कैसे हुआ। ज्यूरिख में शिक्षा सन 1895 में अल्बर्ट ज्यूरिख पहुंचा। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड की राजधानी थी। यह शहर विविधताओं से पूर्ण था। अल्प्स की तलहटी में बसा यह शहर मध्य युग की कला संस्कृति से प्रभावित था। वहां एक सुंदर झील थी। यह अनेक महापुरुषों जैसे लेनिन, रोजा लग्जमबर्ग आदि की कर्म स्थली भी रहा है। प्रारंभिक दिनों में अल्बर्ट गुस्ताव मायर के परिवार के साथ रहा। गुस्ताव उसके पिता हरमन के पुराने मित्र थे और पहले उल्म में रहा करते थे। माँ पालिन की इच्छा थी कि अल्बर्ट का समय बर्बाद ना हो, इसलिए उन्होंने स्कूल के अधिकारियों से निवेदन किया कि अल्बर्ट की असाधारण प्रतिभा के मद्देनजर उसे जल्दी प्रवेश दिया जाए। उनका तर्क था कि बार बार जगह बदलने के कारण अल्बर्ट की पढ़ाई प्रभावित हुई है। कुछ दिनों बाद अल्बर्ट परीक्षा में बैठा, पर उसे सफलता नहीं मिली। जब उसका कारण जानना चाहा तो पता चला कि अल्बर्ट ने गणित में तो असाधारण प्रदर्शन किया, पर आधुनिक भाषाओं, जीव विज्ञान में बहुत पीछे था। एक अन्य कारण यह भी माना गया कि अल्बर्ट ने ठीक ढंग से तैयारी भी नहीं की थी। मन ही मन अल्बर्ट तय कर चुका था कि व्यवहारिक क्षेत्र उसके लिए अनुकूल नहीं है। स्थिति ऐसी बन गई कि घोड़े को खींचकर तालाब के किनारे तो ले आया गया था, और घोड़े को पानी पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। पर पिता के मित्र गुस्ताव ने काफी प्रयास किया कि पॉलिटेक्निक स्कूल के प्रधानाचार्य भी अल्बर्ट के गणितीय ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने उसे अतः यह निर्णय लिया गया कि पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए तैयारी कराने हेतु अल्बर्ट को अराउ के एक स्कूल में भर्ती कराया जाए, जो लगभग 20 मील दूर पश्चिम में था। अल्बर्ट को यहाँ कुछ चीजों को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। स्विट्जरलैंड में हर व्यक्ति हथियार रखता था। सभी के घरों में दीवार पर बंदूक लटकी होती थी, पर यहाँ के लोग जर्मनों की तरह लड़ाकू प्रवृत्ति के नहीं थे। यहाँ पर प्रजातंत्र की भावना मजबूत थी। अल्बर्ट को एक और सुख था कि वह यहाँ पर अपने स्कूल के प्रधानाचार्य विंटेलर के परिवार के साथ ही रह रहा था। विंटेलर का व्यवहार मित्रवत था और वे उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे अपने साथी शिक्षकों के व छात्रों के साथ हर विषय पर चर्चा कर लेते थे। अपने पिता अपने छात्रों परिवार को साथ लेकर पास की पहाड़ियों पर सैर के लिए जाया करते थे। स्कूल में शिक्षण का तरीका विश्वविद्यालय जैसा था। यहाँ अलग अलग विषयों पर अलग अलग कमरों में व्याख्यान होते थे। अल्बर्ट को यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा। यहाँ ज्यादा डांट फटकार नहीं होती थी। खुले वातावरण में अब तक चुपचाप रहने वाला अल्बर्ट ज्यादा खुलने लगा। एक बार 6000 फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते समय वह फिसल गया, पर उसके साथियों ने उसे बचा लिया और ज्यादा चोट नहीं आई। आराम में रहते हुए अल्बर्ट अक्सर यहाँ के लोगों की जर्मनों से तुलना किया करता था। उसे यहाँ के लोग ज्यादा शांत और कम लालची लगते थे। उसे यह भी नहीं लगता था कि यहूदी होने के कारण वह अन्य लोगों से अलग है। पर एक सत्य उसके साथ अवश्य जुड़ा था, जन्म के कारण उसकी नागरिकता जर्मन। जब वह इटली में मिलान आया तो उसने जर्मन नागरिकता त्यागने की इच्छा व्यक्त की, पर वह त्याग नहीं पाया। जब वह स्विट्जरलैंड आया तो यहाँ उसे बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि उसे अब यहीं का हो जाना चाहिए। सन 1895 के क्रिसमस अवकाश पर वह अपने माता पिता के पास मिलान लौटा तो उसने अपनी दृढ़ इच्छा व्यक्त की कि वह जर्मन नागरिक कहलाना पसंद करेगा। बताइए, वहां पर 1895 में नागरिकता कितना बड़ा मुद्दा बन गया था। हमारे यहाँ अभी भी नागरिकता पर बहस चलती। वहां देखिए 100 साल पहले नागरिकता कितनी कंपलसरी हो गई थी, उन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए थे, है ना। हमारे पास अभी लोगों के सही से आधार कार्ड नहीं बन पाए हैं,
लोग अभी वोटिंग कार्ड नहीं बना पाए हैं। तो देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। बहुत ही रोचक लग रही है भाई। जब वह स्विट्जरलैंड आया तो वहाँ बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि अब वह यहीं रुक जाएगा। क्रिसमस 1895 में क्रिसमस के अवकाश पर जब घर आया तो अपने माता पिता से कहा कि वह जर्मन नागरिक कहलाना पसंद नहीं करते हैं। और 1896 में जब वह वापस अराउ पहुंचा तो उसने जर्मन नागरिकता त्यागने के लिए आवेदन दिया। वह इसके लिए इतना बेताब था कि नागरिकता छोड़ने के लिए उसने 2 स्वर्ण पत्र भी भेजे। इस संदर्भ में एक विशेष बात यह भी थी कि उसके पास किसी अन्य देश की नागरिकता भी नहीं थी, पर उस समय उससे कोई परेशानी नहीं होती थी। उसके स्कूल आदि के कागजों में उसे जर्मन माता पिता के पुत्र के रूप में दर्शाया जाता था। उसके मन में स्विस नागरिकता पाने की इच्छा थी। सन 1896 के मध्य में अल्बर्ट फिर से पॉलिटेक्निक स्कूल में प्रवेश हेतु परीक्षा में बैठा। इस बार वह उत्तीर्ण हो गया। परिणाम निकलने के पश्चात वह अपने माता पिता से मिलने इटली पहुंचा। सन 29 अक्टूबर 1896 को अल्बर्ट ज्यूरिख लौट आया। उसने 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में अध्ययन आरंभ किया। यहाँ पर उसे नए नए साथी थे। ये लोग छोटे बड़े परिवारों के थे, विभिन्न आयु वर्ग के थे। ज्यादातर मित्र अल्बर्ट से आयु में बड़े थे। उनमें से कुछ अत्यंत दूर देशों जैसे सर्बिया, हंगरी से आए थे। उन्होंने प्रवेश हेतु आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए लंबा संघर्ष किया था। आरंभ में अल्बर्ट को अनेक प्रकार की छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसने कई बार अपना कमरा बदला। खाने के लिए भी उसे जगह बदलनी पड़ी। कभी रेस्तरां में तो कभी कैफेटेरिया में खाना खाया। कभी वह बेकरी से पेस्ट्री लेकर गुजारा करता था और कभी अपने स्विस मकान मालिकनों की दयालुता का लाभ उठाता। छुट्टियों में वह घूमने भी जाता था। उसने अनेक झीलों पहाड़ियों की सैर की। कई बार वह अपने बहन माजे से मिलने अराउ भी जाता था जहाँ वह पढ़ रही थी। अल्बर्ट अपने पहनावे के प्रति लापरवाह था। उसकी आदतें अपारंपरिक थी। वह भुलक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। वह जब भी अपने पुराने मित्रों से मिलने जाता तो अपना कोई न कोई सामान वहां छोड़ आता। अक्सर लोग उसके पिता हरमन से शिकायत करते थे, यह लड़का आगे चलकर क्या करेगा, क्योंकि उसे तो कुछ याद ही नहीं रहता। कई बार उसके मित्र रात बिरात उसकी मकान मालकिन को जगाकर अल्बर्ट की भूली हुई चीजें जैसे चाबियां आदि लौटाने आते थे। अल्बर्ट सौंदर्य प्रेमी व्यक्ति था। पहाड़ों के चारों ओर की हरियाली उसे बहुत भाती थी। झीलों में नाव खेते खेते अक्सर वह खो जाता था। कई बार हवा का तेज झोंका उसे जगाता और वह फिर चप्पू चलाने लगता। संगीत का ज्ञान तो उसे विरासत में मिला था। वह अक्सर अपने स्विस मित्रों के माता पिताओं को संगीत संध्या के लिए आमंत्रित किया करता था। वह उम्मीद करता था कि लोग उसके संगीत पर ध्यान दें। यदि वायलिन वादन के दौरान श्रोता उसकी ओर ध्यान नहीं देते, महिलाएं स्वीटर बुनने लगती, तो वह वायलिन बजाना बंद कर देता और वायलिन को अपने केस में वापस रख देता था। उसे महिलाओं का सानिध्य अच्छा लगता था। कई महिलाएं भी उसे पसंद करती थीं। युवक अल्बर्ट उड़ते काले बालों, चमकदार आंखों से लड़कियों को आकर्षित कर लेता था। वह लड़कियों की पार्टियों में भी शामिल होता था और वायलिन सुनाता था। वह लड़कियों के हॉस्टल में जाता था, उनके पियानो वादन का आनंद लेता था। लड़कियां उससे तरह तरह के राय लेती थीं। अल्बर्ट के फूले फूले गाल और गोल थोड़ी लड़कियों को बहुत आकर्षित करती थी। किशोरावस्था में ही अल्बर्ट के मन में इस भौतिक संसार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने समझने की भूख जागृत हो गई। वह बाहरी संसार के बारे में भी जानना चाहता था और तरह तरह के भौतिक तत्व एकत्रित करके उनका गणितीय विश्लेषण करता था। दूसरी ओर आंतरिक संसार के बारे में भी जानना चाहता था। अध्यात्म के हर पहलू का विश्लेषण करना चाहता था। वह तत्काल मान्यताओं को अधिकतम चुनौती देने के लिए तैयारी कर रहा था, पर इसके लिए परंपरागत तरीकों में उसे विश्वास नहीं था। वह किसी भी चीज का विश्लेषण करने के लिए उस विषय के साहित्य में ज्यादा नहीं डूबता था। अपना 4 वर्षीय पाठ्यक्रम उसे एक प्रकार की बाधा लगा, क्योंकि वह उसके लिए काफी समय देना पड़ता था। उसके मन में गणित के भौतिकी शिक्षक बनने की इच्छा जाग उठी। गणित भौतिकी शिक्षक बनने की इच्छा जाग उठी। इसके लिए वह गणित व प्रकृति विज्ञान का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन कर रहा था। वह एक साथ 6 प्रोफेसरों की देखरेख में अध्ययन कर रहा था और कैलकुलस, ज्यामिति, खगोल शास्त्र, खगोल भौतिकी, बैलिस्टिक्स एवं भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन कर रहा था। उसे बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, स्विस राजनीति, दर्शन, साहित्य का भी अध्ययन करना पड़ रहा था, पर अधिक ध्यान वह गणित पर ही दे रहा था। उसके बाद प्राकृतिक विज्ञान। उसका अनुमान था कि गणित अत्यंत विस्तृत विषय है। उसके एक भाग के अध्ययन में ही उसका सारा जीवन निकल जाएगा। उसके भौतिकी के मौलिक सिद्धांतों का विश्लेषण गणितीय पद्धतियों से करना आरंभ कर दिया। वह भौतिकी की प्रयोगशाला में भी बहुत से काम कर लेता था। उसके प्रयोग करने का तरीका अनोखा था और इस चक्कर में एक बार उसका हाथ गंभीर रूप से जख्मी। वह अपने अनोखे उद्देश्यों के लिए उपकरण बनाने
का स्वयं प्रयास करता था। एक बार उसने पृथ्वी के घूमने की सही-सही जाँच के लिए उपकरण बनाने का प्रयास किया। छात्र के रूप में अल्बर्ट आइंस्टीन की 4 वर्ष की अवधि 96 से 1900 अनेक प्रकार की घटनाओं से पूर्ण रही। उसे परीक्षा पद्धति में अधिक विश्वास नहीं था, पर उसने अंतिम परीक्षा पास कर ली और अगस्त 1900 में स्नातक की उपाधि भी प्राप्त कर ली। उसने 6 में से 4.91 अंक प्राप्त किया। तो एक तो धारणा ये खत्म हुई कि लोग बोलते हैं कि आइंस्टीन पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये देख लो, आइंस्टीन पढ़े लिखे थे, ठीक है, और 6 में से 4.9 अंक उन्होंने प्राप्त किया था। तो ये धारणा तो खत्म हो गई आपकी, ठीक है। तो अभी ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग इसके आगे की कहानी। तो आज के लिए यानी इस वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।